नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं महाभारत के विषय पर जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। खबर यह है कि नितिन नवीन को एक बड़ी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी में सौंपी गई है। बड़ी जिम्मेदारी, बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं नितिन नवीन। नितिन नवीन अभी बिहार सरकार में मंत्री हैं। नितिन नवीन प्रधानमंत्री मोदी ने इस जिम्मेदारी के बाद उनको बधाई दी है, यह जानकारी इस वक्त मिल रही है और उनको अब बधाई देने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और इस वक्त रिपब्लिक भारत के एग्जीक्यूटिव एडिटर ऐश्वर्या कपूर हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं। ऐश्वर्या, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और एक बार फिर वो दिख रहा है कि हम जिन लोगों के आकलन करते हैं, जिन लोगों का अनुमान लगाते हैं, उन अनुमानों से इतर नितिन नवीन अचानक कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं और सीधे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी दे दी गई। बिल्कुल, और जैसे मतलब इंग्लिश में कहते हैं, राम पुलिंग रैबिट आउट ऑफ द हैट एंड दे हैव डन इट लाइक नेवर बिफोर। नितिन नवीन के नाम पे किसी ने कभी कोई बात नहीं की, कोई ना 3 में ना 13 में, जैसे बोलचाल की भाषा में कहते हैं। लेकिन नितिन नवीन पिछले 5 बार के विधायक हैं, 2 बार के मंत्री हैं। उनका चुना जाना प्रधानमंत्री का स्टैंप है, इसमें कोई दो राय होनी नहीं चाहिए। जो बात हो रही थी एक जनरेशनल चेंज की, वो दिखता है। हालांकि इससे कई नेता, कम से कम 1 दर्जन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का करियर ग्राफ हाशिए पे चला गया है, क्योंकि अब नई टीम बनेगी। अंडर 50 है नितिन नवीन, ये अपने आप में बताता है कि कितना महत्वपूर्ण होगा। अब यह निर्णय नितिन नवीन शेयर करेंगे बीजेपी का पार्लियामेंट्री बोर्ड। साइड में बैठेंगे प्रधानमंत्री एक तरफ, दूसरी तरफ अमित शाह, उसके आगे राजनाथ सिंह, दूसरी तरफ नितिन गडकरी। तो ये दर्शक सिर्फ इस दृश्य को सोचे, नितिन नवीन होंगे बीच में और जब नितिन नवीन आएंगे तो सब कमरे में खड़े होंगे। ऐसा है भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है और जो उसका जो डिसिप्लिन है, वो ऐसा है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है उसकी कुर्सी सबसे बड़ी होती है, तो उनके आगे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री सब होंगे। क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि बीजेपी अगली पीढ़ी के लिए अपनी पार्टी को तैयार कर रही है। आरएसएस की तरफ से इतने लंबे दौर से यह कहा जा रहा था कि आप इलेक्शन जीतते हैं, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन का क्या? आप इलेक्शन नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी से जीत जाते हैं, लेकिन पार्टी का क्या? पार्टी का क्या हो रहा है? ऑर्गेनाइजेशन का क्या हो रहा है? और राम, जैसे संघ को आप भी समझते हैं, संघ उस संस्था में से है कि 99 तक जाओ, अगर तब भी 100 नहीं पहुंच पा रहे हो तो वो दोबारा 0 पे जाने को तैयार रहती है और संघ ने यही करा है। और इसमें प्रधानमंत्री का अप्रूवल मिला है। नितिन नवीन एक कुशल कार्यकर्ता तो हैं ही, उनके पिताजी भारतीय जनता पार्टी बिहार में एक बहुत बड़े मंत्री थे और उनका राजनीति में आना, नितिन नवीन का राजनीति में आना इंसिडेंटल था। उनके पिता का देहांत हुआ अचानक, वो अभी इंजीनियरिंग करके आए थे, उनको अचानक उनके पिता की सीट दी गई, वो इलेक्शन लड़े, इलेक्शन जीते और उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा। लेकिन वो एक कुशल राजनेता है। अनुराग ठाकुर जब बीजेवाईएम 14 से पहले बीजेवाईएम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उनके सीधे हाथ थे नितिन नवीन। इसलिए मैंने कहा कि अब जब नितिन नवीन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया है, और जो मेरी जानकारी बता रही है कि 14 जनवरी को उनको ऑफिशियली नेशनल प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा और उसके बाद 3 महीने में नेशनल एग्जीक्यूटिव यानी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बुला के, यानी अप्रैल मई के महीने में बुला के उसको रेटिफाई भी कर दिया जाएगा, जैसे जगत प्रकाश नड्डा का हुआ था। इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। नितिन नवीन, बिल्कुल ऐश्वर्या, एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहता हूं और थोड़ा सा दर्शकों की सुविधा के लिए समझना भी चाहता हूं, क्योंकि बीजेपी चौंकाती रही है। बीजेपी ने पहली बार नहीं चौंकाया, अक्सर चौंकाया है। मुझे याद है उमा भारती को जब हटाया गया, बाबूलाल गौर को लेकर आए और अचानक शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर होंगे, यह कहा गया। लोगों ने पूछा ये कौन है भाई शिवराज सिंह चौहान, ये कैसे लीड करेंगे, इन्होंने तो कुछ किया नहीं आज तक। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, इसके बाद आप देख रहे हैं कि उनका कद और पद अभी क्या है। मुझे एक बात बताइए, सिर्फ एक बात, कि ये कार्यकारी अध्यक्ष सीधे क्यों बनाया है? ये लोग, दर्शक भी सवाल पूछेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना यह तय था, लेकिन बीच में ये कार्यकारी अध्यक्ष कुछ दिनों के लिए, क्या तारीखें खत्म हो रही थी, समय खत्म हो रहा था, इलेक्शन टाइम निकल रहा था? नहीं, इलेक्शन की प्रणाली ऐसी है और खड़मास शुरू हो रहा है जो कि 14 जनवरी तक रहेगा। भारतीय जनता पार्टी में यह सब बहुत माना जाता है। 14 जनवरी को ही, इसलिए मैंने 14 जनवरी बोला, 14 जनवरी को ही दोपहर 2 बजे उनका अनाउंसमेंट हो जाएगा कि वो अब ऑफिशियल प्रेसिडेंट है, क्योंकि उसके लिए पार्लियामेंट्री बोर्ड बुलाया जाना होता है। वो सारी प्रणाली है, इलेक्शन प्रणाली, जो कि भारतीय जनता पार्टी, जिसमें अभी टाइम नहीं था। और हमने ये भी देखा है कि जगत प्रकाश नड्डा को भी राम पहले वर्किंग प्रेसिडेंट बनाया गया था। मुझे पता है मध्य प्रदेश से आपका एक खास लगाव मेरा, उदाहरण सीधे याद आ जाते हैं कि कोई नया चेहरा दिखता है। लेकिन अभी शिवराज सिंह चौहान कौन है कोई नहीं पूछेगा, लेकिन कहां है
ये जरूर पूछेंगे राम, क्योंकि उनका भी नाम चल रहा था, भूपेंद्र यादव का नाम चल रहा था, लेकिन एक यंग, डायनामिक, आइडियोलॉजिकली रूटेड जिसे कहते हैं, डीपली कमिटेड नितिन नवीन, जिनका राजनीति में एंट्री एक्सीडेंटल हो सकती है, इंसिडेंटल हो सकती है अपने पिताजी के देहांत के बाद, स्वर्गवास के बाद, लेकिन अब वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, वर्किंग नेशनल प्रेसिडेंट ऑफ द बीजेपी, और अगर मैं फैक्ट्स में गलत नहीं हूं तो द यंगेस्ट एवर। जगत प्रकाश नड्डा भी युवा थे, लेकिन इतने नहीं जी। इज अंडर 50, 46 टू बी एग्जैक्ट। 80 में उनकी पैदाइश है, आप लगा लीजिए 45 हुआ जी, 26 आ रहा है तो 46, 45-46 साल के नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। शिवराज सिंह चौहान, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, प्रहलाद जोशी और उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष से जोड़ के देखा जा रहा था राम कि वहां पे एक कुर्मी को बनाया गया है, तो एक अगड़ी जाति का एक ब्राह्मण चेहरा, टू बी पुटिंग फैक्ट्स टुगेदर, बीजेपी नेशनल प्रेसिडेंट बना सकती है। लेकिन नितिन नवीन को बना के एक बहुत लाइमलाइट में रहने वाले चेहरे नहीं है, कंट्रोवर्शियल चेहरे नहीं है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए बीजेपी को ऐसा चेहरा चाहिए भी नहीं। नरेंद्र मोदी जैसा डायनामिक चेहरा सरकार चला रहा है, अमित शाह जैसा दिमाग उसको ड्राइव कर रहा है, उनको मतलब इंप्लीमेंट कर रहा है, जो भी प्रधानमंत्री डिसीजन लेते हैं, तो पार्टी को शांति से मथना है, गूंदना है, जैसे आटा गूंदा जाता है वैसे पार्टी को गूंदना है। तो उसके लिए नितिन नवीन जैसा आइडियोलॉजिकली डीप रूटेड पर्सन, ये बीजेपी ही सोच सकती थी, और आरएसएस का सपोर्ट और प्रधानमंत्री का फाइनल स्टैंप इस पे मुझे साफ दिख रहा है। बिल्कुल, सारी चीजें फैक्टर काम करते हैं, लेकिन क्या बिहार ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है? क्योंकि वहां बीजेपी का स्ट्राइक रेट, वहां जेडीयू का स्ट्राइक रेट आपने देखा, हमने देखा, अप्रत्याशित है। विपक्ष को तो ऐसा लग रहा है कि ये भाई सीधे ईवीएम में हाथ डाल के जो है जीत गए हैं। क्या नितिन नवीन ने वहां पे प्रूव किया है और वो एक बड़ा फैक्टर बना है इस सिलेक्शन के पीछे? राम, पॉलिटिकली स्पीकिंग बिहार का इलेक्शन ओवर हो चुका है। राजनीति आपने भी इतने वर्षों से कवर की है। राजनेता पीछे मुड़ के नहीं देखते, हार हो या जीत हो। राहुल गांधी के अलावा बाकी सारे राजनेता कभी पीछे मुड़ के नहीं देखते। अगर बीजेपी जीती भी है तो वो भूत है, भविष्य उत्तर प्रदेश है। अगर नितिन नवीन की जगह कोई युवा नेता, कोई 4 बार का विधायक बीजेपी में, आप खुद सोचिए, 1 दर्जन नाम तो आपके मध्य प्रदेश से होंगे राम, जो 3, 4, 5 बार के विधायक होंगे, लेकिन नितिन नवीन ही क्यों? नितिन नवीन ही क्यों? तो ऐसे में, और अभी मैं पढ़ रहा हूं, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है, अभी कहा है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा एवं भाजपा संसदीय बोर्ड के वरिष्ठ नेताओं द्वारा श्री नितिन नवीन जी को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। भाजपा युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव हो, और आई एम जस्ट रीडिंग आउट, या बिहार में प्रदेश युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, या छत्तीसगढ़ के प्रदेश प्रभारी, उन्होंने संगठन पे सब जोर दे रहे हैं। हालांकि क्योंकि हम नितिन नवीन को जानते हैं, हमने, जैसे मैंने बताया, हमने उन्हें युवा मोर्चा से, हमारे जो बिहार में वरिष्ठ साथी हैं प्रकाश जी, वो दिन में 2 बार उनसे बात करते हैं। हमारा महीने में कभी सोचा ही नहीं, तो जैसे बोलते हैं ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, कभी सोचा ही नहीं कि नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। ये मेरे को प्रकाश जी ने बोला, कभी हमने सोचा ही नहीं कि नितिन नवीन भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं। और ये बीजेपी की सोच है, और ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, ये रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, कि अपने दूरंदेशी में आपको भारतीय जनता पार्टी अगले 20 साल, 3 साल के 30 साल के लिए खड़ी करनी है, तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। और इससे बड़ा कैलकुलेटेड रिस्क। बिल्कुल ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया मैं आपका करना चाहता हूं, बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं ये बात कहते हुए कि हाँ, बीजेपी रिस्क लेती है और उस रिस्क के फायदे भी होते हैं। बीजेपी के अंदर का अनुशासन एक तरह का ऐसा है कि अगर कोई नेता सर्वसम्मति से चुना जाता है तो फिर उसका सपोर्ट भी उसी तरह से किया जाता है। मैं बढ़ता हूं आगे और बात करता हूं आज की महाभारत की, क्योंकि आज महाभारत है आतंक के खिलाफ, आज महाभारत है कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ, आज महाभारत उस सोच के खिलाफ है जो चाहती है कि दुनिया बंदूक से झुकाई जा सकती है, जो ये सोचती है। आज महाभारत उन आतंकवादियों के खिलाफ है जो धर्म देखकर, मैं कह रहा हूं कि धर्म देखकर लोगों को मारते हैं। कोई कितना भी कहे कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता, आतंक का धर्म नहीं होता, लेकिन यह बोलना पड़ेगा कि आतंकवादी अगर धर्म देखकर मारेंगे तो फिर उनका धर्म क्यों नहीं देखा जाएगा और क्यों नहीं देखा जाना चाहिए। यह तस्वीर जरा आप देखिए, जब जब यह दुनिया शांति की तरफ बढ़ती है, कुछ कट्टरपंथी ताकतें, कुछ रेडिकल ताकतें झकझोर कर रख देती, और एक बार फिर से वही तस्वीर सामने आई। एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है, बहुत बड़ा आतंकी हमला हुआ है, और उसी पैटर्न पर हुआ है जैसे हमास ने इजराइल में घुसकर किया, या मैं कहूं कि जैसे पाकिस्तान ने पहलगाम में किया था।
लेकिन इस बार यह हमला ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, बहुत ही शांत रहने वाले सिडनी में हुआ है। और टारगेट पर कौन है? टारगेट पर हैं यहूदी। ये यहूदी अपना त्योहार मनाने के लिए इकट्ठे हुए थे। यह जगह थी सिडनी का बॉन्डी बीच। उनका फेस्टिवल है हनुक्का। वो हनुक्का मना रहे थे, पहला दिन था त्योहार का, लेकिन अचानक गोलीबारी होने लगी। लोग जश्न मना रहे थे वहां पर, लेकिन आतंकियों ने कई राउंड फायरिंग कर दी और इसके बाद वहां पर अफरा तफरी मच गई। इस हमले में 12 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। कई लोग घायल हुए हैं, तकरीबन 30 लोग घायल हुए हैं। उनका इलाज जारी है। खास बात यह है कि एक आम नागरिक ने हमलावर को पकड़ा है। पुलिस ने 2 संदिग्धों को अब हिरासत में लिया है। एक हमलावर की मौत हो गई है और दूसरा अभी गंभीर बताया जा रहा है। लेकिन मैं आपको 2 तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। 2 तस्वीरें जरा देखें। यह 7 अक्टूबर 2023 की तस्वीर और आज की सिडनी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक तरफ इजराइल पर हमला हुआ। यह बहुत ही विभत्स, बहुत बड़ा हमला था, निशाने पर इजराइल था। लेकिन इस बार यह भी नहीं कह सकते कि सीमा का विवाद है। यह भी नहीं कह सकते कि कोई दबाव है, इजराइल ने हमें दबाया तो हमने हमला किया। यह क्या कहेंगे? ये जो सिडनी में अटैक हुआ, ये तो फेस्टिवल मनाने वाले लोग थे। इनका किसी से कोई क्षेत्रीय विवाद भी नहीं है, कोई सरहद की बात भी नहीं है, लेकिन इनको टारगेट करके उनके फेस्टिवल के टाइम पर उन पर हमला किया जाता है। और अगर भारत होता तो अब तक एक गैंग ये कहता हुआ दौड़ पड़ता दोस्तों कि भाई पुलिस कहां थी, आपकी एजेंसियां कहां थी, ये हमला हो गया, सो रहे थे क्या? एक लिस्ट निकाल ली जाती कि कहां कहां पे चुनाव है, ये चुनाव है इसलिए हमला हो गया। ये पैटर्न है भारत। अब ऑस्ट्रेलिया में हमला हुआ है, तब भी क्या यही पूछा जाएगा? यही पूछेंगे क्या? और अगर आप ये पूछने की हिम्मत रखते हैं तो मैं कहूंगा कि ये निकृष्टता की सीमा से परे है। ये हमला ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ और 30 साल में सबसे बड़ी मास शूटिंग है। ये करीब करीब 3 दशक की बड़ी मास शूटिंग है। 1996 में हुआ था, अप्रैल 1996 में। तब वो नरसंहार जिसको पोर्ट आर्थर नाम दिया गया था और 35 लोगों की हत्या की गई थी। इसके बाद गन कंट्रोल कानून लागू हुए थे। लेकिन अब जो हमला हुआ है उस पर प्रधानमंत्री एंथोनी अल्बनीज का बयान आया। उन्होंने कहा कि बीच पर जो आतंकी हमला किया गया, एंथोनी अल्बनीज ने कहा कि ये हालात दिल दहला देने वाले हैं। उन्होंने इसको आतंकी हमला कहा है। ये हालात बहुत ही भयावह हैं। मौके पर पुलिस और इमरजेंसी स्टाफ है। उन्होंने लोगों के प्रति संवेदनाएं भी जताई हैं, लेकिन इसके साथ साथ भारत की तरफ से जो कहा गया है वो आपको सुनना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान भी आ गया है। सिडनी अटैक पर प्रधानमंत्री मोदी ने बयान दिया और कहा कि बॉन्डी बीच पर भयानक आतंकवादी हमला हुआ और इस हमले की मैं कड़ी निंदा करता हूं, क्योंकि जश्न मना रहे लोगों को निशाना बनाया गया है। यहूदियों के पर्व पर लोगों को निशाना बनाया गया। यह शोक की घड़ी है और इसमें ऑस्ट्रेलिया के साथ एकजुट होकर हम खड़े हैं। उन्होंने दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखता है। आतंकवाद के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है उसमें हर तरह से हम साथ खड़े हुए हैं। अब ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में जो आतंकी हमला हुआ, वो हमला किया किसने? क्योंकि बॉन्डी बीच पर संदिग्ध वस्तुएं बरामद हुई है। आतंकी हमले के एक शूटर की पहचान हुई है और इसका नाम है नवीद अकरम। नवीद अकरम। जैसे ही यह पता चला था कि यहूदियों के फेस्टिवल पर हमला हुआ है, पहला शक यही गया कि क्या यह गाजा, फिलिस्तीन, क्या यह इजराइल उसका बदला है? और उसका एक संकेत यहां से मिल रहा है। यह जरा देखिए, यह जो ड्राइविंग लाइसेंस है यह बरामद किया गया। इस शख्स का नाम है नवीद अकरम। यह मूल रूप से कहां का रहने वाला है, इसको लेकर अभी सवाल है। यह पड़ताल की जा रही है कि यह नवीद अकरम है कौन। यह देखिए किस तरह से गोलियां चला रहा है, खुलेआम यह गोलियां चला रहा है। और मैं वो तस्वीर भी आपको दिखाना चाहता हूं कि अगर आपको ऐसे आतंकवादियों से लड़ना है तो आप यह नहीं पूछ सकते कि सोल्जर कहां है, आप यह नहीं सोच सकते कि पुलिस कहां है। आपको ऐसे लड़ना पड़ेगा जैसे एक बहादुर शख्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर लड़ा है। यह तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहता हूं, वो शख्स जिसने बहुत से लोगों की जान बचा ली। ये देखिए जो सफेद टी शर्ट में शख्स है, उसको पूरी दुनिया ये कह रही है कि क्या बहादुर आदमी है भाई। ये देखिए, ये आम आदमी है, ये कोई पुलिस का जवान नहीं, निहत्था था।
लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बगैर, ये देखिए, ये चुपचाप गया, गले में हाथ डाला, घुटने पे झुकाया, हाथ से राइफल छीनी और उल्टा उसकी तरफ तान दी। वो तो मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिक वेपन था नहीं, इसमें एक ही राउंड था और एक राउंड उसने फायर किया और इसके बाद वो भी घायल हुआ। इस सोच से आपको लड़ना है तो ऐसे लड़ना पड़ेगा। ये सवाल आज सिर्फ भारत के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, ये पूरे विश्व को सोचना पड़ेगा कि इस सोच को कैसे मारा जाए, इसको टारगेट कैसे किया जाए।